दोस्तों, पुष्पा लौट आया है और इस बार फिर से छा गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको पुष्पा 2 की पूरी कहानी विस्तार से समझाएंगे। अगर किसी वजह से आप फिल्म न देख पाए हैं तो चिंता मत कीजिए। यहाँ आपको हर पल का रोमांच महसूस होगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। हमें 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा करना है और आपका सपोर्ट हमें आगे बढ़ाता है। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत जापान से होती है, जहां एक जहाज के जरिए कुछ अनजान कंटेनर जापान पहुंचते हैं। इन कंटेनर में लाल चंदन की लकड़ियां भरी हुई थीं और पुष्पा भाऊ भी उन्हीं कंटेनर के साथ मौजूद थे। जब जापानियों ने इन्हें देखा तो उन्होंने पुष्पा भाऊ को पकड़कर उल्टा टांग दिया, लेकिन जैसे तैसे पुष्पा भाऊ ने अपने हाथ छुड़ाए और उनसे लड़ाई करने लगे। फिर मालूम पड़ता है कि इन जापानियों ने लाल चंदन की लकड़ियां अपने पास रख ली थीं, लेकिन कई दिनों से उनका भुगतान नहीं किया था। इसी कारण पुष्पा भाऊ को खुद जापान आना पड़ा। यहाँ पर पुष्पा एक ज़बरदस्त लड़ाई करता है, लेकिन आखिर में उसे गोली लग जाती है और वह समुद्र में गिर जाता है। तभी पता चलता है कि यह सब सिर्फ एक सपना था। अब कहानी में खुलासा होता है कि पुष्पा भाऊ लाल चंदन के सिंडिकेट का लीडर बन चुका है। वह तय करता है कि लकड़ियां कहाँ भेजी जाएंगी। पुष्पा पूरी तरह से राज कर रहा था, लेकिन उसके कई दुश्मन भी थे। इनमें सबसे बड़ा दुश्मन आईपीएस शेखावत था। फिल्म के पहले पार्ट में पुष्पा ने शेखावत को नंगा दौड़ाया था और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए शेखावत कुछ भी करने को तैयार था। शेखावत एक चाल चलता है। जब पुष्पा के आदमी जंगल में जाकर लाल चंदन की लकड़ियां काटने जाते हैं तो शेखावत मजदूर के रूप में उनके साथ शामिल हो जाता है। वह वहां पहुंचकर इन सभी को पकड़ने का प्लान बनाता है और आखिरकार सबको अरेस्ट कर लेता है। लाल चंदन की तस्करी में पुष्पा हमेशा बच जाता था, क्योंकि पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं होते थे। लेकिन इस बार शेखावत 230 मजदूरों को बुरी तरह मारता है और उन्हें जेल में डाल देता है। इसके बाद पुष्पा भाऊ की एंट्री होती है। वह पुलिस स्टेशन पहुंचता है, लेकिन वहां शेखावत मौजूद नहीं था। कुछ पुलिस इंस्पेक्टर वहां होते हैं। पुष्पा सारे मजदूरों को छुड़ाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ सीनू को लेने आया था, क्योंकि उसी दिन सीनू की शादी थी। जब पुष्पा सीनू को ले जाने लगा तो उसने देखा कि सीनू पर चोटों के गहरे निशान। अपने बाकी मजदूरों की हालत देखकर पुष्पा का गुस्सा फूट पड़ा। वह पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है, जिन मजदूरों पर शेखावत ने हाथ उठाया है, इसका मतलब है कि तुमने पुष्पा पर हाथ उठाया है, इसलिए मैं इन सभी को यहाँ से ले जा रहा हूँ। यह सुनकर पुलिस वाले कहते हैं, अगर आप इन लोगों को यहाँ से ले जाएंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। इस पर पुष्पा भाऊ जवाब देता है, आज से तुम्हारे रिटायरमेंट तक जितना पैसा तुम जोड़ने वाले हो वह सब बर्बाद हो जाएगा। मतलब आज से तुम्हारा रिटायरमेंट हो गया। पुष्पा सभी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर देता है और मजदूरों को अपने साथ ले जाता है। जब शेखावत पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था। वह समझ गया कि पुष्पा ने सभी को खरीद लिया है। इस तरह पुष्पा भले ही गैर कानूनी काम करता हो, लेकिन अपने मजदूरों और परिवार का पूरा ख्याल रखता है। पुष्पा अपनी पत्नी श्रीवल्ली से भी बहुत प्यार करता है। अगले दिन श्रीवल्ली मंदिर में पूजा करने जाती है और भगवान की मूर्ति के लिए गहने और मुकुट लेकर जाती है। वहीं पुष्पा का सौतेला भाई मुरली भी मौजूद होता है। मुरली श्रीवल्ली को ताना मारता है कि उनके पास खुद का गोत्र या सरनेम नहीं है। मुरली हमेशा श्रीवल्ली को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बेटी कावेरी श्रीवल्ली को पसंद करती है और उन्हें चाची कहकर बुलाती है। मुरली कावेरी को श्रीवल्ली से बात करने से मना कर देता है। उधर पुष्पा ने श्रीवल्ली से वादा किया था कि वह सिद्धप्पा के साथ मुख्यमंत्री सीएम से मिलने जाएगा। श्रीवल्ली उससे कहती है कि वह सीएम के साथ फोटो खिंचवा कर लाए, ताकि उसे फ्रेम करवाकर हॉल में लगाया जा सके। पुष्पा वादा करता है, लेकिन जब वह सीएम से मिलता है तो सीएम उसके साथ फोटो खिंचवाने से मना कर देता है। सीएम का मानना था कि जूते पैर में ही अच्छे लगते हैं, हाथ में नहीं। सीएम ने श्रीवल्ली के बारे में भी आपत्तिजनक बातें कह दी, जो पुष्पा को बहुत बुरा लगा। बाहर आकर पुष्पा ने सिद्धप्पा से पूछा, अगर तुम सीएम होते तो क्या तुम मेरे साथ फोटो नहीं खिंचवाते? सिद्धप्पा जवाब देता है, मैं चाहे कुछ भी बन जाऊं, तेरे साथ फोटो जरूर खिंचवाऊंगा, क्योंकि तू मेरा भाई है। यह सुनकर पुष्पा ने सिद्धप्पा से कहा, तो फिर सीएम बनने की तैयारी कर लो। पुष्पा ने सीधे पूछा कि सीएम बनने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे। सिद्धप्पा ने कहा, करीब 100 करोड़। इस पर पुष्पा कहता है, मैं तुम्हें 500 करोड़ दूंगा, लेकिन सीएम तुम्हें ही बनना होगा। सिद्धप्पा पुष्पा के कहने पर सेंट्रल मिनिस्टर से मिलने गया। फिर वहां मिनिस्टर के पास पुष्पा ने एक सोफा भेजा, जिसके अंदर 25 करोड़ रुपए थे।
लेकिन उसके बाद सिद्धप्पा ने पुष्पा को समझाया कि इतने पैसे खर्च करना ठीक नहीं है। लेकिन पुष्पा ने बताया कि वह अब नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहा है। उसने लाल चंदन की लकड़ी की एक नई डील की जो उसे 1 टन पर 2.5 करोड़ रुपए दिला सकती थी। पुष्पा विदेश जाकर एक बड़े बिजनेसमैन से मिला और 2000 क्विंटल लाल चंदन की लकड़ियों की डील की। इस डील से उसे 4000 करोड़ रुपए मिलने दोस्तों, वाले थे। पुष्पा लौट आया इसके लिए है और पुष्पा इस ने बार फिर से अपने छा गया है। सिंडिकेट के सभी आज के सदस्यों इस को वीडियो आदेश में दिया हम आपको कि पुष्पा हर 2 की जगह पूरी से लाल कहानी चंदन की विस्तार से लकड़ियां इकट्ठा समझाएंगे। की जाए। अगर लेकिन किसी वजह तभी से आप मंगल फिल्म नहीं देख पाए हैं तो चिंता मत कीजिए। यहाँ आपको हर पल